आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति जो हुई थी पूरे भारत में। तो 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए थे वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम 5 विद्रोह को पढ़ेंगे। सोनाखान के विद्रोह, रायपुर के सैन्य विद्रोह, इसके अलावा सोहागपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह और उदयपुर का विद्रोह। ये 5 विद्रोह जो हम आज की क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कवर करते हैं वो है सोनाखान का विद्रोह। तो सोनाखान का विद्रोह को सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय सबसे पहला विद्रोह माना जाता है छत्तीसगढ़ का। इसमें जो था मुख्य रूप से हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1490 में 1490 सन 1490 में जो है कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक रहते हैं बाहर साहब, जिनको बहारेंद्र नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर जो है एक व्यक्ति सैन्य रूप में या सेनापति के रूप में कार्य करता था जिनका नाम था बिसैया ठाकुर। तो वो जो बाहर से रहते वो बिसैया ठाकुर की जो सेवा है, सैन्य सेवा, उससे प्रसन्न होकर जो है सोनाखान का क्षेत्र जो है वो दे देते हैं बिसैया ठाकुर को। ठीक है, तो बिसैया ठाकुर ही जो है सोनाखान के क्षेत्र को संभालने लगते हैं, यानी ये जमींदारी बनाकर सोनाखान के जमींदार मुख्य रूप से बिसैया ठाकुर को वो जमीन दे देते हैं। तो वो जो जमीन मिलती है वो सोनाखान की जो जमीन, वहीं के जमींदार कहलाने लगते हैं बिसैया ठाकुर। तो बिसैया ठाकुर को जब ये जमीन मिलती तो उसके बदले जो है बिसैया ठाकुर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ती तो वो कलचुरी शासकों को सैन्य सहायता जरूर देते थे बिसैया ठाकुर। तो वो जो भूमि हो गई वो जमींदार की व्यक्तिगत भूमि हो गई, जिसको हमने नामनुक नाम से भी पढ़ा था, जिसको मुगल काल में मिल्कियत कहते थे। तो ये सोनाखान की जमीन जो जमींदारी थी वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री थी और सोनाखान के जमींदार को समय समय पर सैन्य सहायता कलचुरियों को देना पड़ता था। तो ये जमींदार की व्यक्तिगत भूमि हो गई, जिसको नामनुक नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अब जो उनके वंशज आते हैं बिसैया ठाकुर के, तो 1800 जो मुख्य रूप से जब एक सोनाखान के आगे चलकर एक जमींदार बनते हैं जो कि बिसैया ठाकुर के ही वंशज रहते हैं, उत्तराधिकारी रहते हैं, जिनका नाम रहता है राम राय। ठीक है, तो राम राय जो रहते हैं वो सोनाखान के जमींदार बनते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने एगन्यू के काल में भी पढ़ा था, जब राम राय बनते हैं सोनाखान के जमींदार तो वो क्या करते हैं, जो खालसा भूमि रहती है उससे कुछ जमीनों को हड़पने लग जाते हैं और लगभग खालसा भूमि के 300 गांव को जो है वो सोनाखान के जमींदार राम राय अपनी जमींदारी भूमि में मिला लेते हैं। क्योंकि ये भूमि पूर्ण रूप से टैक्स फ्री थी और कोई इससे जो है अंग्रेजों को कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। जब 1818 से 1830 के काल में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों का काल आता है, तो उस समय एगन्यू जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं। तो जेनकिंस भी जो रहते हैं इस क्षेत्र की यात्रा में आते हैं। उन्होंने अपने यात्रा विवरण में जेनकिंस ये भी बताते हैं कि सोनाखान के जमींदार के पास उस समय केवल उनकी जो स्वयं के सोनाखान की जमींदारी थी उसमें केवल 12 गांव आते थे और वो जो है लगभग 300 गांव जो है वो खालसा भूमि के हड़प कर रखे हुए थे। ठीक है, तो यानी वो जो मराठों के अधीन जमीन थी उसको 300 गांव को हड़प कर अपनी जमींदारी में मिला लिए थे। तो ये सूचना जैसे ही एगन्यू को मिलती है, एगन्यू क्या करते हैं, यहां पर कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में राम राय को पकड़ने के लिए एक सेना भेजते हैं। आपको याद रखना है कैप्टन मैक्सन। ठीक है, एगन्यू ही भेज रहे हैं लेकिन कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में भेज रहे हैं 1819 में, और ये जाकर राम राय को गिरफ्तार करते हैं और उन राम राय को पकड़कर रायपुर लाते हैं और एगन्यू के पास पेश करते हैं। तो एगन्यू यहाँ पर राम राय को हिदायत देते हैं कि आप भविष्य में जो है कोई भी ऐसी घटना मत कीजिए या कोई भी खालसा भूमि के गांव को अपने में मत मिलाइए, वरना आपकी जो जमींदारी है उसको हड़प लिया जाएगा। तो समझाइश देने के बाद जो है वो राम राय को वापस सोनाखान की जमींदारी लौटा देते हैं और राम राय वापस आते हैं और उनको वादा कर आते हैं कि अब से वो कोई भी ऐसी घटना नहीं करेंगे या ऐसा विद्रोह नहीं करेंगे या किसी खालसा भूमि को हड़पेंगे नहीं। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, जब अप्पा साहब का मुख्य रूप से आगे चलकर विद्रोह होगा तो सोनाखान के जमींदार जो है वो अप्पा साहब का साथ भी देते हैं। ठीक है, तो वो आगे हम आएगा, लेकिन कभी भविष्य में आ गया तो आप याद रखना सोनाखान के जमींदार अप्पा साहब का सपोर्ट करते हैं वीर नारायण सिंह। जब हम आगे देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर जो है 1830 से समय जो है राम राय की मृत्यु हो जाती है और 1830 में राम राय के जो बेटे रहते हैं नारायण सिंह, वो बन जाते हैं सोना खान की जमींदारी के जमींदार। तो कभी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार कब बने, तो वीर नारायण सिंह 1830 में राम राय की मृत्यु के बाद 1830 में ही वीर नारायण सिंह जो है सोना खान की जमींदारी के जमींदार बनते हैं। वीर नारायण सिंह का अगर जन्म की बात करें तो सन 1795 में वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था और इनकी जनजाति जो है वो बिंजवार जनजाति है। तो पेपर में पूछा जाता है सोना खान के जमींदार की जनजाति क्या है, तो वो बिंजवार जनजाति के थे और इनका जन्म 1795 में हुआ था। वीर नारायण सिंह थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के थे और क्या होता है कि वो समय समय पर अपनी जमींदारी को चलाने के लिए वो बहुत से लोगों से लोन लिया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक लोन लिया था देवनाथ मिश्र ब्राह्मण से। ठीक है, यहाँ पर जो है देवनाथ मिश्र ब्राह्मण से उन्होंने लोन लिया था। तो देवनाथ मिश्र जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत हंसी उड़ाई थी वीर नारायण सिंह की। तो वीर नारायण सिंह गुस्से में आकर 1835 में ही जो है वो देवनाथ मिश्र की हत्या कर देते हैं। क्लियर है, तो देवनाथ मिश्र की जो हत्या है वो 1835 में वीर नारायण सिंह कर देते हैं। यहाँ साथ ही साथ जब हमारे यहाँ ब्रिटिश अधीक्षकों का काल आता है तो सोना खान की जो जमींदारी है कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधीन कर लेती है। यानी पहले जो पूर्ण रूप से सोना खान की जमींदारी नामनुक भूमि के नाम से जानी जाती जमींदार की व्यक्तिगत भूमि थी, अब वैसा ना रहकर जो है वो ब्रिटिश का हस्तक्षेप वहां पर चालू हो जाता है सोना खान की जमींदारी में एगन्यू के समय से ही। ठीक है, तो वो तब भी टैक्स फ्री रहती, टैक्स फ्री रहती, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश हस्तक्षेप चालू रहता, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो है जैसे कि मैंने बताया था कि सोना खान की जमींदारी के अंतर्गत लगभग 12 गांव आते थे। तो जेनकिंस ने अपनी यात्रा विवरण में ये भी बताया था कि सोना खान की जमींदारी के अंतर्गत 12 गांव आते हैं और उसमें से उस 12 गांव से जो सोना खान जमींदार की आय होती है वो लगभग 300 रुपए की थी, 309-308 रुपए के आसपास, तो लगभग 300 रुपए की और उनको राजस्व प्राप्ति होती थी उन 12 गांव से सोना खान के जमींदार को। अब यहाँ पर होता है 1856 का काल प्रारंभ होता है और 1856 के आसपास जो है सोना खान के क्षेत्र के अलावा, सोना खान क्षेत्र भी उसके अलावा जो है आसपास के छत्तीसगढ़ के हर भाग में जो है सूखा पड़ जाता है। तो क्योंकि ये सूखा जो है 2-3 साल से लगातार पड़ रहा था इसलिए हम इसको अकाल बोलते हैं। ठीक है, सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पर ना तो सोना खान के जो लोग थे उनको खाने के लिए सामान मिल पाता है, ना तो मवेशियों को सामान मिल पाता है कुछ खाने के लिए, यहाँ तक पानी की भी किल्लत होने लगती है। तो ऐसे मौके पर माखन बनिया, ठीक है, जिसको माखन 100 के नाम से भी जाना जाता है, कई बुक में पता चलता है कि ये खरौद के रहने वाले थे, किसी बुक में कसडौल लिख कर देता है। तो पेपर में जो भी अगर कसडौल ऑप्शन में आ रहा था आप कसडौल लेके चले, खरौद आ रहे तो खरौद लेके चले, दोनों ऑप्शन में आ रहे तब कसडौल लेकर चले, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कई बुक में खरौद मिलता है, कई बुक में कसडौल मिलता है। तो जो माखन 100 या माखन बनिया जो थे वो क्या कर रहे थे, इस अकाल के मौके का फायदा उठा रहे थे और अपने जो उनके पास जो खाद्य सामग्री थी उसको स्टोर करके अपने गोदाम में भर रहे थे। वो लोगों को देना बंद कर दिए थे, वो गोदाम में भर रहे थे क्योंकि अकाल पड़ा है तो सीधी सी बात है जो खाने के सामान है उसका मूल्य बढ़ेगा, तो वो उसको स्टोर करके भविष्य में बड़े मूल्यों पर बेचना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो है वीर नारायण सिंह ये जब पाते हैं कि वो सामान को स्टोर कर रहे हैं, उससे अच्छा जो है वो ये सामान जो है अकाल पीड़ितों को दे दे, जबरदस्ती स्टोर करके ज्यादा मूल्य में देने से क्या फायदा। तो वीर नारायण सिंह माखन 100 यानी माखन बनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सामान जो है वो अकाल पीड़ितों को बांट दें। तो लेकिन यहाँ पर माखन 100 जो उसको बांटने से मना कर देते हैं। तब वीर नारायण सिंह अन्य जो सोना खान के लोग उनके साथ आए रहते हैं उनके साथ मिलकर माखन बनिया के गोदाम को तोड़ देते हैं और जितने लोगों को खाने की आवश्यकता थी केवल उतना सामान वहां से निकालते हैं और लोगों में बांट देते हैं। बाकी सामान उनके गोदाम में ही पड़ा रहता है, पूरा गोदाम नहीं लूटा जाता, केवल जितनी आवश्यकता थी उतना ही सामान निकाला जाता है, यानी खाद्य सामग्री निकाली जाती है और लोगों को, उनके सोना खान के जमींदार के लोगों को जो भी जमींदारी में रहते थे उनको बांट दी जाती है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि वो ये बांट कर जो है कुछ अपराध कर रहे थे, वो इसकी सूचना 29 अगस्त 1856 को
29 अगस्त 1856 को पत्र लिखकर जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर रहते हैं इलियट, उनको पत्र लिखकर ये सूचना देते हैं कि यहाँ के जो मुख्य रूप से माखन बनिया थे, उन्होंने गोदाम में जो है धान और खाद्य सामग्री को स्टोर करके जबरदस्ती रख रहे थे। क्योंकि सोनाखान के क्षेत्र में अकाल पड़ा तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप अपना सामान दें, लेकिन वो नहीं दिए, जिस कारण से हमको लोगों की भलाई के लिए सामान को खुद लेना पड़ा। ये पत्र लिखकर जानकारी देते हैं इलियट को। वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे सोनाखान के जमींदार कि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। एक लेटर माखन बनिया भी इलियट को लिखते हैं कि उन्होंने हमारे गोदाम से धान लूटा था या खाद्य सामग्री लूटी। क्योंकि ब्रिटिश शासन ये जमींदारी टैक्स फ्री थी, तो इसी के लिए वो मौके का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, इलियट सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर देते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, ताकि उनकी जमींदारी को हड़पा जा सके। तो यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से इलियट जो है एक वारंट जारी करते हैं जमींदार वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। वीर नारायण सिंह इस बात से जो है मुख्य रूप से उनको पता नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया तो इलियट जो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, उस समय जब वो लेटर लिखकर तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी की, तो यहाँ पर जैसे ही निर्देश जारी होता है इलियट के खिलाफ कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए रहते हैं। तो इलियट जो रहते हैं 24 इलियट की जो सेना भेजी जाती है वहां पर गिरफ्तार करने के लिए वीर नारायण सिंह को। तो वीर नारायण सिंह गिरफ्तार होते हैं 24 अक्टूबर 1856 को, और वो गिरफ्तारी होती है संबलपुर से, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा में गए रहते हैं, जाते रहते तो रास्ते में संबलपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह पहली बार गिरफ्तार होते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वीर नारायण सिंह की पहली बार गिरफ्तारी कौन सी डेट को हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1856 को हुई थी। कहां से हुई थी, संबलपुर से हुई थी, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। अब वीर नारायण सिंह को पकड़कर रायपुर लाया जाता है और उनको सजा सुनाई जाती है। तो इस समय जो नागपुर के कमिश्नर रहते हैं, ठीक है, 1856 में नागपुर के कमिश्नर रहते हैं, उनका नाम रहता है प्लाउडन। ठीक है, तो प्लाउडन को यह सूचना भेज दी जाती है इलियट के द्वारा कि 24 अक्टूबर 1856 को हमने जो है गिरफ्तार कर लिया है वीर नारायण सिंह को। अब यहां पर जो है जो रायपुर का क्षेत्र रहता है, और रायपुर का जेल वाला जो क्षेत्र रहता है, वहां पर जो है मुख्य रूप से तीसरी रेजिमेंट का वो मुख्यालय रहता है। जो सेना की तीसरी रेजिमेंट थी रायपुर, उसका मुख्यालय रहता है। तो मुख्य रूप से मई 1857 में, मई 1857 में पूरे भारत में 1857 की क्रांति फैल जाती है। ठीक है, चालू हो जाती है 1857 की क्रांति। तो जो तीसरी रेजिमेंट के सैनिक रहते हैं वो भी इस क्रांति में शामिल होना चाहते हैं, और उनको पता था कि वीर नारायण सिंह को भी जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। तो वीर नारायण सिंह और जो तीसरी रेजिमेंट के सैनिक थे और कुछ कैदी जो वहां थे, उनके द्वारा एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से हम सोनाखान के जमींदार को इस रायपुर जेल से भगा सकें। तो यहाँ पर जो है तीसरी रेजिमेंट के जो सैनिक रहते हैं और कुछ कैदी रहते हैं, वो मिलकर रायपुर जेल की दीवारों पर एक सुरंग बनाते हैं, और उस सुरंग से जो है वीर नारायण सिंह भाग जाते हैं 27 अगस्त 1857 को। ठीक है, 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह रायपुर जेल की दीवार पर सुरंग बनाकर भाग जाते हैं, जिसमें उनका सपोर्ट तीसरी रेजिमेंट के सैनिक भी करते हैं और कुछ कैदी भी करते हैं। तो वीर नारायण सिंह टोटल कितने दिन जेल में रहे, 10 महीने 4 दिन। 10 महीने 4 दिन जो है वीर नारायण सिंह जेल में रहते हैं, और 27 अगस्त 1857 को जेल से फरार हो जाते हैं। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और कितने दिन जेल में रहे ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो 10 महीने 4 दिन रहते हैं वो जेल में। अब यहाँ पर जो है जैसे ही वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भागते हैं 27 अगस्त को, लेकिन इलियट को इसकी सूचना लगती है 28 अगस्त को। यानी 28 अगस्त को इलियट को पता चलता है कि वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से फरार हो गए। तो इस मौके पर जो वीर नारायण सिंह के वकील रहते हैं, उनके घर की जांच की जाती है कि उनके घर से कुछ सबूत निकाले जाए कि वीर नारायण सिंह कहां गए थे, कुछ सूचना लगे। तो जब उनके वकील के घर की जांच करने जाते हैं, तो जांच में जो है वहां पर उनके वकील के हाथ से जो है एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में लांस नायक शमशेर बहादुर का नाम लिखा मिलता है। ठीक है, शमशेर बहादुर लांस नायक यानी सैनिक का ही एक पद होता है लांस नायक, तो शमशेर बहादुर का नाम उसमें निकलता है।
और जो कुछ सैनिक रहते हैं, कैदी रहते हैं रायपुर जेल के, उनसे भी जांच पड़ताल में पता चलता है कि वीर नारायण सिंह और शमशेर बहादुर के मध्य कुछ संबंध रहा है, व्यक्तिगत संबंध उनके मध्य है। लेकिन शमशेर बहादुर के विरुद्ध कोई और कुछ पता नहीं चलता कि वो जेल से भगाने में सपोर्ट किया है कि नहीं, इसलिए शमशेर बहादुर को कुछ भी सजा नहीं हो पाती, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाता, केवल ये उनका नाम मिल पाता है, लेकिन कोई प्रॉपर कोई सबूत नहीं रहता कि उनको सजा मिले। लेकिन आपको याद रखना है कि शमशेर बहादुर का लेटर में नाम मिला और कुछ सैनिकों ने इनका नाम लिया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो है क्योंकि जो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भागकर फरार होकर वापस अपनी जमींदारी सोना खान में जाते हैं और वहां की जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं विद्रोह करने के लिए। खुद स्वयं की एक सैनिक टुकड़ी बनाते हैं, लगभग 300 सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार करते हैं, सोना खान के लोगों को, किसानों को उसमें मिलाते हैं और उनको जो है किस तरीके से युद्ध कर सकते हैं हम, किस तरीके से तीर चलाना, ये सब उनको गोलाबारी करना, ये सब पूरा सिखाते हैं। ठीक है, और वो तैयार रहते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि उनको पकड़ने के लिए आएंगे, तो वो अपनी सेना तैयार करके रखते ही हैं। अब यहां पर जो है 20 नवंबर 1857, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 नवंबर 1857 को इलियट के आदेश के अनुसार लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर, ठीक है, रायपुर जेल के प्रमुख रहते हैं, लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर के नेतृत्व में एक सेना निकलती है सोना खान की ओर वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर के नेतृत्व में एक सेना जाती है वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। 20 नवंबर 1857 को रायपुर से निकलते हैं। तो वो खरौद थाने के पास ही पहुंचते हैं, यानी खरौद के क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो खरौद थाने के आसपास वो रुकते हैं, तो उनको एक लेटर मिलता है वहां पर कि वो लाकर उनको वो लेटर देता है। उस लेटर में वो जो लेटर रहता है वो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह का ही रहता है और वो ये भी बताते हैं कि हमने एक सैनिक टुकड़ी हम तैयार कर रहे हैं। उस लेटर में पूरे देशभक्ति का भाव उसमें उनको देखने के लिए मिलता है। तो वो लेटर पढ़कर जो है लेफ्टिनेंट स्मिथ डर जाते हैं और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं कि सोना खान के जितने भी आसपास जो जमींदारी थी उनसे सपोर्ट मांगते हैं कि आप भी हमको सैनिक सहायता भेजिए, हम सोना खान को जमींदार को पकड़ने जा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट स्मिथ डर कर जो है यहाँ पर वो मुख्य रूप से ये जो बाकी जमींदार है उनसे मदद मांगने लगते हैं। और सोना खान का क्षेत्र तो वैसे ही पूरे जंगलों से घिरा हुआ था, तो उनको रास्ता भी ठीक से नहीं पता था, तो वो और डर रहे थे इस लेटर को पढ़ के। तो यहाँ पर वो जो है भटगांव, कटंगी और बिलाईगढ़, भटगांव, कटंगी और बिलाईगढ़ के जमींदार को लेटर लिखते हैं और उनसे सैनिक सहायता मांगते हैं। 23 नवंबर 1857 को भटगांव और बिलाईगढ़ के जो जमींदार रहते हैं वो अपनी सेना भेज देते हैं और उनकी सेना अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाती है। यानी भटगांव और बिलाईगढ़ के जमींदार अपनी सेना भेज देते हैं, लेकिन जो कटंगी के जमींदार रहते हैं उनकी सैनिक सहायता अंग्रेजों को मिलती है 2 दिसंबर 1857 को। ठीक है, तो भटगांव और बिलाईगढ़ के जमींदार की सेना 23 नवंबर को ही मिल जाती है, जबकि कटंगी के जमींदार की सेना 2 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश सेना में मिलती है। यानी ये तीनों ही जमींदारी अंग्रेजों का सपोर्ट करती है। अब यहां पर जो है जैसे ये सेना मिलती है भटगांव और बिलाईगढ़ के जमींदार की, अब स्मिथ आगे बढ़ते हैं और 30 नवंबर 1857 को देवरी पहुंचते हैं। तो देवरी पहुंचते हैं तो वहां के जो जमींदार रहते हैं जिनका नाम रहता है महाराज साय, वो रिश्ते में जो रहते हैं वीर नारायण सिंह के काका लगते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पारिवारिक मतभेद होने के कारण देवरी के जमींदार सपोर्ट करते हैं अंग्रेजों को और अपनी सेना भी अंग्रेजी सेना में मिला देते हैं। और यहां तक सोना खान में जाने से पहले जो है वो पूरा बता देते हैं कि कहां पहाड़ों के ऊपर वो उनकी व्यवस्था होगी, वो वहां से आपके ऊपर गोलीबारी कर सकते हैं, गोले फेंक सकते हैं। तो जहां जहां से अंग्रेजों को नुकसान हो सकता था वो पूरी जानकारी देवरी के जमींदार अंग्रेजों को पहले ही दे देते हैं। तो सोना खान के जमींदार की जैसे ही यहां से सेना निकलती है देवरी से सोना खान में जाने के लिए, तो उनको पहले से ही पता रहता है अंग्रेजों को कि हमको यहां से अटैक होगा, हमारे ऊपर यहां से अटैक किया जा सकता है, तो पहले से सावधान होकर चलते रहते हैं और सोना खान के जमींदार की सभी योजना यहां पर फेल होते जाती है। तो यहां पर जो है 1 दिसंबर 1857 को जो है स्मिथ की सेना जो है वो पहुंच जाती है सोना खान, और यहां पर जो है जहां जहां वो सोना खान के बाहर नाले के ऊपर भी आक्रमण किया जाता है, लेकिन स्मिथ को पहले से ही पता रहता है देवरी के जमींदार क्योंकि पहले ही आगाह किए रहते हैं
तो वो जहां जहां से उनके ऊपर आक्रमण जरूर होता है, लेकिन वो सबसे बच जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही तैयार रहते हैं उसके लिए। तो 1 दिसंबर 1857 को सोना खान पहुंचते हैं। तो जो सोना खान के जमींदार रहते हैं वो सोना खान के क्षेत्र को पहले ही खाली कराए रहते हैं, और जो वीर नारायण सिंह के पुत्र रहते हैं गोविंद सिंह, उनके नेतृत्व में जो सोना खान के जमींदार के पास जो भी सामान रहता है, उनके परिवार के लोग रहते हैं, सबको सुरक्षित स्थान में भेज दिया जाता है। और जितने भी लोग थे वो सोना खान के घर को खाली करके सब अपने अपने सेफ स्थान में चले गए। और जो वीर नारायण सिंह के साथ उनकी सेना में शामिल थे वो जो है एक पहाड़ी के ऊपर संरक्षण प्राप्त करते हैं और पहाड़ी के ऊपर से स्मिथ के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। बाकी परिवार के लोग सब अपने सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं। और वीर नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह भी अपने परिवार को लेकर सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाते हैं, जो कि वीर नारायण सिंह के द्वारा ही भेजे जाते हैं। तो स्मिथ जब देखता है कि सोना खान का क्षेत्र पूरा खाली है, तो वो क्या करता है, सोना खान के क्षेत्र के पूरे गांव में जो भी घर रहते हैं पूरे को जलाना चालू कर देते हैं। और अब जो स्मिथ की सेना है, 1 दिसंबर पूरा चला जाता है, गांव जल रहे हैं। 2 दिसंबर को कटंगी के जो जमींदार है तो उनकी सेना भी आकर मिल जाती है ब्रिटिश सेना में। अब सोना खान के जमींदार देखते हैं कि इनकी सेना तो इतनी बढ़ गई है और हमारे पास तो सैनिक भी मुट्ठी भरी रह गए हैं, बाकी तो मर गए रहते हैं। तो यहां पर जो है जब देखते हैं सोना खान के जमींदार कि अब हम जो है हमारे पास सेना पर्याप्त नहीं है और भी लोग जो है जितने भी हमारे सेना में शामिल है वो भी शहीद हो जाएंगे, तो उससे अच्छा ये है कि मैं सरेंडर कर देता हूं। तो जो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह रहते हैं वो 2 दिसंबर 1857 को जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इनको जो है मुख्य रूप से पकड़ कर लाया जाता है रायपुर में इलियट की अदालत में। 5 दिसंबर 1857 को इलियट की अदालत में उनको पेश किया जाता है। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलता है और उसके बाद जो है इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। और फांसी की सजा के लिए डेट डिसाइड की जाती है 10 दिसंबर 1857 की। अब यहाँ पर जो उनको रायपुर जेल में रखा जाता है 5 दिसंबर को सजा सुनाने के बाद, और रायपुर जेल से जो है 10 दिसंबर को उनको जो है घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है। और घोड़े के पीछे जब बांध के जो है उल्टा लेटाकर बांध दिया जाता है और जेल से लेकर जय स्तंभ चौक तक उनको घसीटते हुए जो है जय स्तंभ चौक तक लाया जाता है वीर नारायण सिंह को। तो वहां तक पहुंचने तक ही, मतलब जय स्तंभ चौक पहुंचने तक ही उनके शरीर से प्राण लगभग छूट गए रहते हैं, क्योंकि पूरा शरीर जो है उनकी हड्डियां शरीर की टूट गई रहती है। तब उनके इस प्रकार के लचर शरीर को जो है वहां पे जय स्तंभ चौक में फांसी दी जाती है और फांसी देने के बाद उनके मृत शरीर को भी जो है तोप से उड़ा दिया जाता है। तो 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी होती है और उसके बाद उनके मृत शरीर को तोप से भी उड़ा दिया जाता है। और ये बाकी आसपास के क्षेत्रों के लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि आप अगर इस तरीके का हमारे साथ विश्वासघात करेंगे तो आपका भी अंजाम यही होगा, डराने की भी कोशिश की जाती है। तो 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी होती है और इस तरह 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद जो है वो वीर नारायण सिंह को माना जाता है, क्योंकि देवरी के जमींदार ने स्मिथ की पूरी तरीके से मदद की थी, उनको पूरा बता दिया था कहां से हमला हो सकता है, ये सब पूरा चीज बता दिया। तो इसलिए जो है सोना खान की जमींदारी उपहार स्वरूप देवरी के जमींदार महाराज साहब को दे दी जाती है। तो ये था हमारा सोना खान का विद्रोह। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रायपुर का सैन्य विद्रोह 1858 में क्या हुआ। अब जैसे ही सोना खान के जमींदार ने विद्रोह किया था, विद्रोह शांति हुआ था, तो ऐसा कोई विद्रोह ना हो, क्योंकि रायपुर उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी थी और एक मुख्यालय था। तो रायपुर एक महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए रायपुर की सुरक्षा को बढ़ाया गया और नागपुर से एक सैनिक टुकड़ी जो है रायपुर बुलाई गई। उसी सैनिक टुकड़ी में जो है एक व्यक्ति आते हैं लश्कर हनुमान सिंह। ठीक है, लश्कर हनुमान सिंह जो आते हैं, हनुमान सिंह जो रहते हैं मुख्य रूप से शस्त्रागार जो होता है उसके प्रमुख रहते हैं और वो 3री रेजिमेंट के सैनिक रहते हैं। आपको पेपर में पूछा गया हनुमान सिंह कौन से रेजिमेंट के थे, तो 3री रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, अब हनुमान सिंह जो रहते हैं मुख्य रूप से 1857 की जो ये सोना खान का विद्रोह हुआ रहता है वो उसको भी जानते रहते हैं और इस क्षेत्र में जो क्रांति फैली थी वो भी जानते रहते हैं। लेकिन उनके विद्रोह का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि वो जो है बाहरी लोगों को हमारे क्षेत्र से बाहर करना चाहते थे। यानी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो विदेशी है, तो विदेशियों को यहां से भगाने के लिए वो ये विद्रोह को करते हैं। ठीक है, बहुत सी बुक में लिखा रहता है कि वीर नारायण सिंह की शहादत का बदला लेते हैं, लेकिन उनके विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो विदेशी हैं और वो हमारे देश में राज कर रहे, तो वो उनको भगाना चाहते थे अपने क्षेत्र से। तो यहां पर जो है हनुमान सिंह आते हैं
और आकर जो तीसरी रेजिमेंट के जितने सैनिक रायपुर में रहते हैं उनको यहाँ पर उत्साहवर्धन करते हैं कि हम भी जो है विद्रोह करते हैं, अपने सेना के, अपने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, सबको यहाँ पर उत्साहित करते हैं। 18 जनवरी 1858 को जो है वो तीसरी रेजिमेंट के जो सबसे प्रमुख अधिकारी रहते हैं मेजर सिडवेल, उनकी हत्या करते हैं। यहां पर मुख्य रूप से क्या होता है, 19 जनवरी 1858 को जो है एक परेड होने वाली रहती है और हनुमान सिंह शस्त्रागार के प्रमुख रहते हैं। तो इसी के लिए वो परेड में तो उनको प्रमुख भूमिका निभानी थी, इसी के लिए वो क्या करते हैं कि सैनिकों को बोलते हैं कि उनको मेजर सिडवेल से चर्चा करनी है कल जो परेड होने वाली है उसके लिए। तो उनको जो है मेजर सिडवेल के रूम में भेज दिया जाता है। तो जैसे ही वो मेजर सिडवेल के रूम में जाते हैं तो 18 जनवरी को ही जो है वो बात करने के बहाने उनके रूम में पहुंचते हैं, जो परेड होने वाली रहती है अगले दिन, उसके विषय में बात करने मेजर सिडवेल के रूम में पहुंचते हैं और चाकू के 9 वार से जो है वो मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और साथ ही साथ हनुमान सिंह के साथ साथ 2 गोलंदाज भी जाते हैं मेजर सिडवेल की के हत्या के समय, और वो मेजर सिडवेल के रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं, पहरा देते रहते हैं ताकि कोई हनुमान सिंह को देखे ना। अब यहाँ पे जैसे ही हत्या करके हनुमान सिंह वहां से फरार हो जाते हैं और इलियट जो रहते हैं उस समय रायपुर में नहीं रहते और मुख्य रूप से वो रायपुर से 25 मील दूर गए रहते हैं। तो जैसे ही इलियट को इसकी सूचना लगती है तो इलियट जो है हनुमान सिंह को पकड़ने के लिए जो एक निर्देश जारी करते हैं। तो मेजर जो लेफ्टिनेंट स्मिथ रहते हैं, लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट रिवोर्ड, आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट रिवोर्ड जो है तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और कुछ सैनिकों को आकर, लगभग 17 सैनिकों को वो गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे पूछताछ चालू करते हैं। ठीक है, अब यहां से जो है हनुमान सिंह फरार हो जाते हैं और उसके बाद जो है फिर से एक योजना बनाते हैं कि अब वो इलियट की हत्या करेंगे जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर है। तो वो 20 जनवरी 1858 को इलियट के घर में पहुंचते हैं और इलियट को मारने के एवज में वो उनके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उनके घर का दरवाजा रहता है वो काफी मजबूत रहता है, हनुमान सिंह से टूटता नहीं, और आसपास जो सेना भी रहती है वो भी हनुमान सिंह को देख लेती है, तो हनुमान सिंह वहां से फरार हो जाते हैं। तो 20 जनवरी 1858 को इलियट की हत्या का प्रयास होता है लेकिन वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो 17 सैनिक को यहाँ पर गिरफ्तार किए रहते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चालू होता है। 2 दिनों तक मुकदमे में सुनवाई होती है और अंत में जितने भी 17 सैनिकों को पकड़ा गया था उनको फांसी दे दी जाती है 22 जनवरी 1858 को। ठीक है, क्योंकि 18 जनवरी को इन्होंने सपोर्ट किसका किया था, हनुमान सिंह का, तो उसी के एवज में 22 जनवरी 1858 को जो पकड़े गए 17 सैनिक थे उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यहाँ इसमें जो प्रमुख थे वो गाजी खान थे जो कि हवलदार थे, बाकी जितने भी लोग पकड़े गए थे वो गोलंदाज थे। उसमें से कुछ का नाम पन्नालाल, दुर्गा प्रसाद, शोभाराम और भी नाम है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल इंपॉर्टेंट है गाजी खान क्योंकि ये हवलदार थे, बाकी सब गोलंदाज थे, तो ये अलग है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कितने सैनिकों को फांसी की सजा हुई, 17 सैनिकों को। कौन सी डेट में, 22 जनवरी। पेपर में पूछा गया है। हनुमान सिंह कौन से रेजिमेंट के थे, तीसरे रेजिमेंट, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है हनुमान सिंह को पकड़ने के लिए 500 रुपए इनाम रखा जाता है, लेकिन हनुमान सिंह पकड़ाते नहीं, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो कहां जाते हैं इसके विषय में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध वर्तमान तक नहीं है। ठीक है, जो हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे भी जो है एक सैनिक रहते हैं और वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और हनुमान सिंह भी एक सैनिक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, इसी के हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो ये 2 विद्रोह हमने कवर कर लिया है, सोनाखान का विद्रोह, रायपुर का सैन्य विद्रोह। अब हम आगे बढ़ेंगे, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह और सोहागपुर के विद्रोह को कवर करते हैं। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और बचे हुए 3 विद्रोह को देखते हैं, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह और सोहागपुर के विद्रोह को। सबसे पहले हम उदयपुर के विद्रोह को देखते हैं। उदयपुर का विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के समय रहता है। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी अपनी क्लास में आपको बताया है कि सरगुजा के अंतर्गत ही उदयपुर क्षेत्र आता था और उदयपुर के जो शासक थे या जमींदार थे वो सरगुजा के जमींदार के माध्यम से ही पैसे पटाया करते थे, टकौली पटाया करते थे। 1852 के समय जो है
यहाँ पर मुख्य रूप से जो उदयपुर रियासत के प्रमुख रहते हैं, जमींदार रहते हैं, उनका नाम रहता है कल्याण सिंह, और उनके दो भाई रहते हैं, धीराज सिंह और शिवराज सिंह। तो 1852 के समय जो रहते हैं उदयपुर के जो जमींदार रहते हैं, उनके विरुद्ध और उनके भाइयों के विरुद्ध अंग्रेज जो है एक आरोप लगाते हैं कि ये जो है नरवध कर रहे हैं। ठीक है, यानी मुख्य रूप से ये जो है लोगों को पकड़कर उनकी उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इसके आरोप में जो है कल्याण सिंह, धीराज सिंह और शिवराज सिंह को 1852 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है गिरफ्तार करके रांची जेल में भेज दिया जाता है। तो जब 1857 की क्रांति रहती है तो रांची एक ऐसा क्षेत्र रहता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं वो वहां से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगा देते हैं। ठीक है, तो रांची जेल में जो भी कैदी बंद रहते हैं 1857 के समय, वहां के स्थानीय लोग सभी कैदियों को रिहा करवा देते हैं। जितने भी क्रांतिकारी रहते हैं जिनको कैदी बनाया गया तो सबको रिहा करा देते हैं। तो कल्याण सिंह, धीराज सिंह, शिवराज सिंह वहां से रिहा होते हैं और वापस 1857 के समय अपने उदयपुर जमींदारी में आते हैं। और उदयपुर जमींदारी में अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया रहता है, उस व्यक्ति को उसके पद से हटाते हैं और उदयपुर की जमींदारी फिर से अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसके बाद जो है कल्याण सिंह कुछ समय तक शासक बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई धीराज सिंह को जो है उदयपुर की जमींदारी मिलती है। वो भी कुछ समय तक शासन करते हैं। उसके बाद धीराज सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके छोटे भाई शिवराज सिंह को जो है उदयपुर की जमींदारी मिलती है। अब शिवराज सिंह जो है 1857 से लेकर 1859 तक जो है इस जमींदारी के प्रमुख बने रहते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, रायगढ़ के जमींदार देवनाथ सिंह से मदद मांगते हैं कि वो शिवराज सिंह को उसको पद से हटाने के लिए जो हमारी मदद करें। तब रायगढ़ के जमींदार देवनाथ सिंह मदद करते हैं उदयपुर के जो शिवराज सिंह रहते हैं उनको पकड़वाने के लिए। तो देवनाथ सिंह के मुख्य रूप से सेना भेजते हैं और उधर से अंग्रेज अपनी सेना लाते हैं और शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद शिवराज सिंह को गिरफ्तार करके जो है उनको काला पानी की सजा सुना दी जाती है। यानी काला पानी की सजा आप जान ही रहे हो, वो जेल में भेज दिया जाता है इनको, अंडमान के जेल में। तो यहां पर जो 1859 में शिवराज सिंह को गिरफ्तार करके अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। और जो मुख्य रूप से जो उदयपुर का क्षेत्र रहता है वो सरगुजा के जमींदार को ही दे दिया जाता है। तो उस समय जो सरगुजा जमींदार के प्रमुख रहते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव, उनको जो है उदयपुर की जमींदारी सरगुजा के अंतर्गत मिला दी जाती है। तो ये था उदयपुर का विद्रोह। अब हम देखते हैं संबलपुर का विद्रोह, जिसके प्रमुख थे सुरेंद्र साय। अगर इसमें से पूछा जाए उदयपुर के प्रमुख कौन थे तो कोई भी नाम आ जाए, कल्याण सिंह, धीराज सिंह या शिवराज सिंह, क्योंकि जमींदार कल्याण सिंह थे तो कल्याण सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम संबलपुर का विद्रोह देखें तो संबलपुर में जो है 1827 के समय संबलपुर जमींदारी के जो प्रमुख रहते हैं उनका नाम रहता है महाराज साय। इनका सोना खान के विद्रोह वाले महाराज साय नहीं है ना, ये अलग है, तो इनको अलग रखिएगा। नाम भले कॉमन आ रहे हो लेकिन ये सब अलग अलग हैं। तो संबलपुर के विद्रोह के समय जो है संबलपुर 1827 में संबलपुर जमींदारी के प्रमुख रहते हैं महाराज साय। तो 1827 में जब महाराज साय की मृत्यु होती है तो चौहान वंश, क्योंकि ये वंश जो था यहाँ पर चौहान वंश था, तो चौहान वंश की परंपरा के अनुसार जो महाराज साय के जो उत्तराधिकारी होने थे वो सुरेंद्र साय होने थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं और जो है महाराज साय की जगह महाराज साय की विधवा को, वहां मोहन कुमारी जिनका नाम रहता है, उनको संबलपुर की जमींदारी सौंप देते हैं। क्योंकि अब संबलपुर मोहन कुमारी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हुई है तो लोगों की सहानुभूति थी, यहां तक सब ठीक रहता है। मोहन कुमारी का जो है जो वहां के आसपास के लोग रहते हैं जमींदारी के ही, वो ही मोहन कुमारी का विद्रोह करने लग जाते हैं। तब अंग्रेज क्या करते हैं, मोहन कुमारी को हटाकर अंग्रेज अपने भक्त जो नारायण सिंह जिनका नाम रहता है, अपने भक्त को वहां का जमींदारी सौंप देते हैं, जो कि मोहन कुमारी के ही रिश्तेदार रहते हैं। क्योंकि नारायण सिंह तो कहीं से भी उत्तराधिकारी नहीं बन रहे थे, मुख्य रूप से महाराज साय के, तो इसका विरोध करते हैं सुरेंद्र साय और उनके कुछ भाई और आसपास की जमींदारी के लोग मिलकर जो है वो नारायण सिंह का विद्रोह करना प्रारंभ करते हैं। तो नारायण सिंह क्या करते हैं, जो सुरेंद्र साय के प्रमुख दोस्त रहते हैं, जो सुरेंद्र साय का समर्थन करते रहते हैं, लखनपुर के जमींदार जिनका नाम रहता है बलभद्र देव, उनकी हत्या करवा देते हैं नारायण सिंह। तो ये बलभद्र देव कौन है, बलभद्र देव जो है वो सुरेंद्र साय के समर्थक थे, ठीक है, जो कि सुरेंद्र साय की मदद कर रहे थे। तो उनकी हत्या करवा देते हैं नारायण सिंह, जिनका नाम रहता है बलभद्र देव की हत्या होती है। अब इसका बदला लेने के लिए सुरेंद्र साय क्या करते हैं, जो नारायण सिंह के समर्थक रहते हैं रायपुर के दुर्जय सिंह, उनकी हत्या कर देते हैं सुरेंद्र साय।
यानी इनके दोस्त को मारा नारायण सिंह ने, तो नारायण सिंह के दोस्त को मारा सुरेंद्र साय ने। तो सुरेंद्र साय जो है इनके अपने दोस्त बलभद्र देव की हत्या का मुख्य रूप से आप बोल लीजिए उसका बदला लेते हैं, और रायपुर के दुर्जय सिंह जो कि नारायण सिंह के समर्थक रहते उसकी हत्या कर देते हैं सुरेंद्र साय। तो अंग्रेज क्या करते हैं, सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके उनको हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इनको भी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल जो कि झारखंड के क्षेत्र में पड़ रहा है। तो जब 1857 की क्रांति, जैसे कि मैंने बताया, रांची हजारीबाग आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के स्थानीय लोग जो अंग्रेजों को भगा दिए थे वहां से, तो हजारीबाग जेल से भी जो है सुरेंद्र साय रिहा हो जाते हैं 1857 के समय। वहां के स्थानीय लोग इनको रिहा करा देते हैं। तब सुरेंद्र साय 1857 की क्रांति के समय वहां से रिहा होकर वापस अपनी जमींदारी संबलपुर आते हैं और अब संबलपुर में अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पर रुकते नहीं। अब संबलपुर में अधिकार करने के बाद जो है वो ठानते कि अब उनको कैसे भी करके अंग्रेजों को इस क्षेत्र से हटाना है। तो वो संबलपुर में अधिकार करने के बाद वहां पर जो है वहां से संबलपुर से निकलते हैं रायपुर की ओर। तो रायपुर में उनको मिलता है जो वीर नारायण सिंह, जो हमने सोना खान के विद्रोह में पढ़ा, उनके पुत्र गोविंद सिंह, जो कि वहां से अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं सोना खान के विद्रोह के समय। तो गोविंद सिंह इनको मिलते हैं, किसको, सुरेंद्र साय को। और सुरेंद्र साय और गोविंद सिंह मिलकर देवरी के जो जमींदार रहते हैं महाराज साय, उनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि महाराज साय ने दगाबाजी की थी और जो है सपोर्ट कर दिया था अंग्रेजों का। तो सुरेंद्र साय और गोविंद सिंह मिलकर देवरी के जमींदार महाराज साय की हत्या कर देते हैं, और उसकी जो उन्होंने दगाबाजी की थी उसका मतलब उसको मुख्य रूप से उसी के लिए मारते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। और इसके बाद जो है थोड़ी दिन बाद गोविंद सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र साय जो है वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो है 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र साय गिरफ्तार होते हैं और उनको पकड़कर असीरगढ़ के किले में भेज दिया जाता है गिरफ्तार करके। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। तो असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय को गिरफ्तार करके रखा जाता है, मुख्य रूप से नजरबंद करके रखा जाता है, जहां 18 फरवरी 1884 को सुरेंद्र साय की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यहां पर इंपॉर्टेंट है, गोविंद सिंह जो कि वीर नारायण सिंह के पुत्र थे, उन्होंने बदला लिया था अपने पिता की जो शहीद हुए थे, जिसमें उनके साथ दगाबाजी किए थे देवरी के जमींदार महाराज साय, उनसे बदला लिया था अपने पिता की शहादत का। क्लियर है। तो ये था संबलपुर का विद्रोह। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए इतना है कि संबलपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र साय ने किया था। अगला जो है छोटा सा विद्रोह है सोहागपुर का विद्रोह। सोहागपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो सोहागपुर का जो प्रमुख थे उसका 15 अक्टूबर 1857 को जो सोहागपुर जमींदारी के प्रमुख थे उनका नाम था गुरूर सिंह रणमत। तो गुरूर सिंह रणमत ने जब 1857 की क्रांति हुई तो अपने आसपास की जमींदारियों को इकट्ठा करके, वहां के जमींदारों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही सूचना रायपुर पहुंचती है, रायपुर से एक सैनिक टुकड़ी जो जाती है सोहागपुर के क्षेत्र में जाती है कि इस विद्रोह को शांत करने के लिए। वहां जाकर जो सैनिक टुकड़ी रहती है वो सेना जो है 17 लोगों को जो है इस क्षेत्र से गिरफ्तार करती है, सोहागपुर के क्षेत्र से, और उनको लेकर सोहागपुर क्षेत्र से निकलती है। तो बाकी जो लोग रहते सोहागपुर के, वो अपने 17 लोगों को भी छुड़वा लेते हैं और जो है अंग्रेजों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसमें अंग्रेजों के कई घोड़े मारे जाते हैं, कई सैनिक मारे जाते हैं और अंग्रेज इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये ऐसा विद्रोह था जिसमें किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई थी, जो भी गिरफ्तारी थी उसको भी छुड़वा लिया गया था। ठीक है, तो यहां से अंग्रेज डर कर अपने क्षेत्र में वापस भाग गए थे। तो इसमें जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जो था गुरूर सिंह रणमत ने किया था, लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी इस विद्रोह में वो सतारा के जो प्रमुख थे, राजा थे, उनके वकील जिनका नाम था रंगाजी बापू, उन्होंने पूरे विद्रोह की रणनीति बनाई थी। तो आपका आपस इतना पूछा जाएगा पेपर में, सोहागपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, गुरूर सिंह रणमत। अगर गुरूर सिंह रणमत ऑप्शन में नहीं है तो रंगाजी बापू ऑप्शन में आएगा, तो आपको उसको मिलाना है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो 5 विद्रोह थे, सोना खान का विद्रोह, रायपुर का सैन्य विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह, ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगली क्लास में अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन वाला पार्ट चालू होगा, राष्ट्रीय जागरण वाला पार्ट चालू होगा, वो पार्ट हम अगली क्लास से कवर करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।